हम लोग बात करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडी गठबंधन के ऊपर तमाम सारी बातें कही, वो हमने आपको सुनाया है। और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनाया। तो अब इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और वो खास मेहमान हम आपको उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राहुल सिंह काजला, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है राहुल सिंह जी आपका। और उसके साथ रुचिका अग्रवाल, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रुचिका जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर आपके साथ इस डिस्कशन को शुरू करना चाहें। और अभी जो साउंड बाइट्स हमने आपको सुनवाई, आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये हमारा स्वाभाविक गठबंधन है और हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए साथ आए हैं, और चुनाव पूर्व गठबंधन है। हमारा गठबंधन कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसको पहले से नहीं किया हुआ था। और उसके बाद आपने 2 बाइट्स और सुनी, जैसे इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अभी कोशिश करते रहेंगे। और दूसरी बात संजय राउत को सुना, उन्होंने कहा कि इनको तो बहुमत ही नहीं मिला है, ये तो खिचड़ी की सरकार है। किस तरह से आकलन करेंगे इसका, इस राजनीति का? निखिल, सबसे पहले तो आज ये देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि आप कह सकते हैं कि तीसरी बार जो ये अलायंस की एनडीए की सरकार है, वो तीसरी बार की सरकार का जो शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये अपने आप में एक देश ने एक इतिहास रचा है। इतिहास इसलिए रचा है कि 60 साल के बाद, जैसे कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि नेहरू जी के बाद आज नरेंद्र मोदी दूसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस तरह के कई इतिहास जो है आज सेंट्रल हॉल से जब आपने देखा कि देश ने इस तरह की जो भावुक क्षणों में और सारे नेताओं को जिस तरह से बातें करते हुए देखा है, ये अभूतपूर्व है। ये इससे पहले न कभी हुआ और न कभी होगा। जो जिस तरह की चीज़ें आपने देखा है अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे, सवाल ये नहीं है, सवाल इससे बड़ा ये है कि इस देश में किस तरह की चीज़ें होती रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद अपने उद्बोधन में बता रहे थे, तो वो यही चीज़ बता रहे थे। वो बता रहे थे कि जब 4 जून को वो सारे परिणाम आ रहे थे तो उन्होंने किसी से पूछा कि देखो ईवीएम जिंदा है कि नहीं है। वो ये सवाल उठा रहे थे कि लगातार इलेक्शन दिन तक सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के द्वारा जिस तरह की कोशिश की गई और जिस तरह से चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल खड़े किए गए, इसलिए उन्होंने ये बात की कि जो लोकतंत्र खतरे में बात कर रहे थे, ईवीएम के खतरे में बात कर रहे थे, तो पूछ रहे थे क्या आज ये सन्नाटा क्यों है। क्या उन्होंने आज ईवीएम पे जो सवाल उठाना है, कम से कम ये 5 साल तक उन्होंने कहा, ये 5 साल तक आप ईवीएम पे कोई सवाल नहीं करेंगे। सवाल इससे नहीं है, सवाल इससे बड़ा है कि एक जनादेश का ये अवहेलना की बात है कि देश ने एक मजबूत सरकार के लिए नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है जो प्री अलायंस है। एनडीए के सारे घटक दलों ने मजबूती से चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ा है। और उसी के साथ में आप इंडिया गठबंधन का चुनाव देख लीजिए कि जो घटक दल उनके चुनाव लड़े हैं, कहीं पे दोस्ती कहीं पे दुश्मनी, और किस तरह की इनर फाइटिंग हुई है। और इसके बाद वो दिल्ली आते हैं और हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि हमारी चट्टानी एकता है। ये बात भी समझने की जरूरत है कि ये देश के साथ धोखा है। सबसे बड़ी बात जो पीएम सेंट्रल हॉल में कह रहे थे कि ये जनादेश का जब सम्मान की बात होती है तो कैसे हम विजयी को पचाने की बात करते हैं। हमने, देश ने इतना बड़ा जनादेश ने इतना बड़ा विजय दिया है, लेकिन हम इस विजय को उन्माद में नहीं लाते हैं, हम उसको पचाना जानते हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी जीत को इंडिया गठबंधन ने उसको हार बताकर एक तरह से यह माहौल बनाने की कोशिश की थी कि शायद नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी हार है। लेकिन देश का लोकतंत्र है जो आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं, और वो सारे टेलीविजन पे बाइट और वो सारे टेलीविजन के ब्रेकिंग न्यूज आज धराशायी हो गए हैं कि ये दल आ रहे हैं, ये दल जा रहे हैं। ये सारी कवायदों का, ये सारे भ्रम का आज एक तरह से अंत हो गया है। निखिल, ठीक है, ठीक है। राहुल सिंह काजला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राहुल सिंह जी, किस तरह से आकलन करेंगे आप, ये अगर सीधे सीधे कहा जाए, ये एनडीए की हार है या आपकी जीत है? 99 सीटें मिली हैं आपको, किस तरह से जीत का दावा अभी भी किया जा रहा है? आपने सुना जो तमाम साउंड बाइट्स, ये किस तरह की राजनीति है? निखिल जी, पहले तो मैं विनोद जी ने जो बात कही कि एक नेचुरल अलायंस है और एक नेचुरल अलायंस के लिए जनता ने वोट दिया था, इस नेचुरल अलायंस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि बार बार इस चीज को दोहराया जा रहा है। क्या नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में साथ में चुनाव लड़ा था,
क्या भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का समर्थन किया था जब उनके चाचा जी ने पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए थे? क्या अजीत सिंह जी के बेटे का समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी ने? क्या चंद्रबाबू नायडू जी के खिलाफ आंध्र प्रदेश में जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने बयानबाजी नहीं करी थी, उन्हें पलटू नहीं कहा था? क्या इसी तरीके के बयान जो उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, अभी तक बैठे हुए हैं, उन्होंने नहीं कहा था कि मैं अपने सर से मुरेठा नहीं खोलूंगा जब तक मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से नहीं उतार देता हूं? किस प्रकार के नेचुरल अलायंस की बात हो रही है? ये 2 महीने तक तो इनके मेंबर्स दूसरे साइड में थे, आज इस साइड में आ गए हैं, पर फिर भी मैं कहूंगा कि इन्हें बधाई हो। ये 240 को एक अगर प्रचंड जनमत मानते हैं तो फिर 400 पार पे जो ये नारा लगा रहे थे वो आ जाता तो पता नहीं उसे ये क्या ही मान लेते। बधाई उन्हें इस खिचड़ी सरकार की, और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये जो सरकार आज इन्होंने दावा ठोका है ये 5 साल चला पाए, क्योंकि मुझे तो इसकी उम्मीद है नहीं, मुझे तो इसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम लगते हैं, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार की चीजें पिछली सरकार में हुई थी वो इस बार नहीं होंगी। इस बार किसानों की हत्याएं नहीं होंगी, इस बार माताओं बहनों को लाठियों से पीटा नहीं जाएगा, क्योंकि अजीत सिंह जी के बेटे अब तो इनके पार्टनर बन गए हैं। अब शायद किसानों के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो इतने सारे तो वो अत्याचार के आवाज बावजूद उठा क्यों आपका जो इंडी गठबंधन है वो आखिर हारा क्यों? आप 99 सीटों तक सिमट गए, ऐसा क्यों रहा? निखिल जी, उसका कारण है हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे चुनाव। हम चुनाव लड़ रहे थे एनडीए अलायंस प्लस ईडी प्लस सीबीआई प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्लस ऑल द अनफेवरेबल मीडिया प्लस ऑल द एट्रोसिटीज जो सारी करी गई थी विपक्ष के खिलाफ। हमारे चुनाव के बीच में बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उस आक्रांताओं के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे थे। इस एक लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे थे। हम अगर एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का चुनाव होता तो ये सीटों का जो फर्क है ये इस प्रकार का नहीं होता, 100 सीटें और बढ़ करके आती है इसमें। हम चुनाव लड़ रहे, एक बार निखिल जी, हम चुनाव लड़ रहे थे उस सिस्टम के खिलाफ जहां जयपुर ग्रामीण में पहले एक कैंडिडेट को 1650 वोटों से विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर उन्हें 1650 वोटों से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। महाराष्ट्र की एक सीट के ऊपर पहले आप कैंडिडेट को 1 वोट से जीता हुआ डिक्लेयर कर देते हैं इंडिया अलायंस के, बाद में कहते हैं कि वो 48 वोटों से हार गए। हम प्रशासन प्लस जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो इनकी तो आप 150 सीटें घटा करके मानिए, 150 सीटें तो ईबी और सीडीआई की हैं। तो ईबीसीडी अभी तक ईडी सीबीआई की थी। बहरहाल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन प्रश्न ईवीएम पर भी उठाए जा रहे थे जिस पर अब शायद आप क्या रिएक्शन देंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं रोचिका जी के पास जाऊंगा। रोचिका जी, आपने सुनी बहुत सारे जो आरोप जिसको कहा जाए कि कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। आप ये सबसे बड़ी बात कि ये कह रहे हैं इन्हें विश्वास नहीं कि 5 साल सरकार चलेगी। वंदे मातरम, मेरी सबसे राम राम। देखिए, ये अविश्वास जो है, ये अविश्वास इंडी गठबंधन का मेन कोर है। अविश्वास इनको कभी सरकार पे होता है, सत्ता पक्ष पे होता है, कभी ईवीएम पे होता है, कभी ईडी सीबीआई पे होता है, कभी इन्हें अपने आसपास अपने सारे गठबंधनों पे होता है। जितना इनके सारे दल हैं, उनका गठबंधन में जो गांठें हैं वो हमें पहले दिन से नजर आ रही थी। चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आर्म्स ट्विस्टिंग हो, दिल्ली अधिनियम के बिल के लिए, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के लिए, चाहे वो उसके बाद से जितने भी इन बार इनकी तरफ से परेशानियां सामने नजर आती रही, एक दूसरे पे विश्वास नजर आता रहा, एक दूसरे के साथ फेरबदल धोखाधड़ी नजर आती रही। कहीं पर ये लोग साथ में लड़ रहे हैं, कहीं ये लोग एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ लड़ रहे होते हैं, पंजाब में अलग अलग आमने सामने लड़ रहे होते हैं। ममता दीदी इनकी मीटिंग अटेंड नहीं करती हैं। ममता दीदी इनको कह देती हैं कि कांग्रेस से हमारा कोई मतलब नहीं है, बंगाल में हम लोग अलग से लड़ेंगे। और अब जब रिजल्ट आ गया है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, मोदी जी को जब एनडीए प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहा है, तब आम आदमी पार्टी के ही गोपाल राय कहते हैं कि ये सिर्फ लोकसभा तक सीमित था गठबंधन, ये विधानसभा में नहीं चलेगा। तो जो लोग अभी से तितर बितर होने लग गए हैं, वो लोग एनडीए के लिए इस तरह से बातें ना कहें तो वही बेटर है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एनडीए का जो गठबंधन है वो अब से नहीं है, वो 30 सालों से ही प्रधानमंत्री ने भी कहा।
और ये गठबंधन जो है वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे है। ये सिर्फ इस मुद्दे पे नहीं है जैसे इंडी गठबंधन हुआ कि हमें मोदी जी को हराना है, वो इसलिए हुआ क्योंकि हम सबकी आइडियोलॉजी सेम है। हमें मिलकर सेम सोच विचार के साथ सेम कार्य जो हमारा मैनिफेस्टो हो उसके साथ हमने देश को चलाना है, देश का भला करना है। विकसित भारत का जो सपना देखा है मोदी जी ने, एनडीए ने, उसे पूर्ण करना है। और उसी चाहे वो इन्होंने हमारी एनडीए सरकार ने जहां जहां पर हमारी भाजपा सरकार रही या जहां पर हमारे गठबंधन की, हमारे अलायंस की सरकार रही, हम लोगों ने वो सब स्कीम, वो सब पॉलिसीज हमने लागू करी है। ठीक है, उन पॉलिसीज की जब आप बात करती है रोचिका जी, ठीक है, उन पॉलिसीज की बात जब आप करती हैं तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ कहा है, हम आपको कुछ एक्सर्प्ट्स आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते थे, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं, ठीक। और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। तो आइए वापस लौटते हैं अपने खास मेहमानों के पास पे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद भी बीच में हम आपको कुछ इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो आते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा जी, आपने सुना कि किस तरह के की बात अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कही। आपको लगता है जब इस पूरे गठबंधन पर सवाल अगर उठाए जाएं कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी गठबंधन की तरफ से, तो उनको खुद अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। जिस बात का जिक्र किया अभी रोचिरा जी ने कि अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, अभी सरकार नहीं, गठन भी नहीं हुई, उससे पहले ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई ये तो हमारा बस गठबंधन यहीं के लिए था। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता अपने सम्मानीय जो राहुल जी बता रहे थे, वो वही डायलॉग बता रहे थे जो इलेक्शन तक में जो विक्टिम कार्ड खेलते हुए राहुल गांधी बता रहे थे अलग अलग जगहों पे। आज जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को आपने अभी सेंट्रल हॉल में सुना है और जिस तरह से वो बता रहे थे, वो एक लोकतंत्र का सम्मान है। संविधान की कॉपी पॉकेट में रख लेने से और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान बता लेने से अगर संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा होती, तो कल हमने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था किस तरह से एक पत्रकार को ह्यूमिलिएट कर रहे थे कि तुम बीजेपी के पत्रकार हो। तो सवाल पूछने वाले को कैसे बीजेपी का पत्रकार, उसका पत्रकार, ये हम लोगों ने देखा, कल देश ने देखा है उसका। राहुल जी, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ईडी, सीबीआई, बला बला सारी चीज़ें आप बता रहे थे, क्या ये देश करप्शन के खिलाफ में जब कार्रवाई होती होगी तो आप इसके ईडी और सीबीआई की बात कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उस बात को जनादेश की बात है। आज इस बात पे आप चर्चा कीजिए। ये जनादेश के एनडीए के कोalition को स्पष्ट जनादेश मिला है, इसमें कोई शक है? अगर इसमें शक नहीं है तो आपके इंडिया अलायंस में जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को रखते हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, तो अभिषेक बनर्जी आज क्यों पैदल मार्च किए हुए हैं? कभी संजय सिंह से आम आदमी पार्टी से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलते हैं। उनको ये लगता है कि ये संभावना हमें बनाए रखनी चाहिए, हम 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं। तो ये गठबंधन का लीडर कौन है, अभिषेक बनर्जी या मल्लिकार्जुन खड़गे? ये तो पहले आप तय कर लीजिए। सवाल इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक अनुशासन होता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र का अनुशासन सिर्फ नैरेटिव से नहीं चलता, जो नैरेटिव अभी तक आप लोग चला रहे हैं। नैरेटिव ये है कि देश ने आज देखा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं 9 जून को। नैरेटिव ये है कि इस देश ने पूर्ण बहुमत से
एनडीए को के पक्ष में फैसला किया है, जनादेश दिया है सरकार बनाने को। आप उसको पलटने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस जनादेश को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि अखिलेश ने वहाँ पे, अखिलेश जी ने सपा की कुछ सीटें जीत ली है, आपने कुछ सीटें जीत ली है। इससे अगर लोकतंत्र चलता तो शायद आप भी 10 साल के इंतजार के बाद आज आ गए होते। ऐसा जनता ने नहीं किया है। इसलिए ये बात पीएम मोदी कह रहे थे कि लोकतंत्र में, कोएलिशन में एक विश्वास का आधार होता है। जो विश्वास के आधार बताते हुए कह रहे थे कि ये तीसरी बार नहीं, चौथी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। इतने सारे इतिहास को आप एक नैरेटिव से झुठला देंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम राहुल सिंह जी को जोड़ेंगे। राहुल जी, आपने देखा कि किस तरह से, क्योंकि जब गठबंधन पर आप सवाल उठाएंगे और जब ये कहेंगे कि उनका गठबंधन स्वाभाविक नहीं है, तो ये सवाल तो आपके ऊपर भी उठेंगे। नहीं अशोक जी, आप निखिल जी, आप मुझे बताइए किस प्रकार ये सवाल इंडिया अलायंस के ऊपर उठेगा। और विनोद जी ने कहा अभी तो साफ तौर पर, जैसे विनोद जी ने कहा ना राहुल जी, दरअसल मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अभी कहा कि चुनाव खत्म नहीं हुए और कह दिया गोपाल जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि हम तो ये केवल गठबंधन केवल संसदीय दल तक के लिए रहा है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी वो एक प्रयास कर रहे हैं। उधर आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि नहीं भाई, अब हम तो विपक्ष में बैठेंगे। तो कई रहीम कैसे निभाए केर बेर के संग, वाह डौलत रसाब ने जाके फाटत अंग। तो यही वाला मामला दिखाई दे रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये बात तो पहले से डिसाइडेड थी कि पंजाब में और दिल्ली में जब असेंबली इलेक्शंस होंगी तो दोनों पार्टीज क्योंकि पूरे तरीके से मजबूत हैं और इतनी गोपाल ने दिल्ली के लिए बोला है कि हमारा कोई अलायंस नहीं है आगे। और भाई कोई बपोती लिखवा करके तो लाया नहीं है कि एक ही जो आदमी है वो नेता बनेगा या एक ही पार्टी जो है वो नेता बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरह तो है नहीं कि सरकार एनडीए की नहीं होगी, नरेंद्र मोदी की सरकार कहलाएगी। नरेंद्र मोदी जी अगर खड़े हो जाएंगे तो कोई कैमरा के सामने भी नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं उद्घाटन होगा तो राष्ट्रपति जी भी नहीं आएंगे। अगर अभिषेक बनर्जी जाकर, तो ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि आपका नेता कौन है, आपका सर्वमान्य नेता कौन है, ये तो पूछा ही जाएगा ना। अगर संगठन के दूसरे नेताओं से अगर अभिषेक बनर्जी जी जाकर के मिलना चाहते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए भाई। ऐसा भारतीय जनता पार्टी जैसा कल्चर हमारे यहाँ है नहीं कि जो भी होगा वो मोदी के नाम पर होगा और मोदी के नाम से ही होगा। अगर मोदी कहेंगे तो आदमी उठेगा, मोदी कहेगा तो आदमी बैठेगा। ऐसा कल्चर इंडिया अलायंस। अच्छा राहुल जी, आप मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं, क्या कांग्रेस उनको प्रतिपक्ष का नेता, अपना अपोजिशन का लीडर बनाने जा रही है? अब तो आपको नंबर भी मिल गया है इस बार, सिर्फ मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं विनोद जी, मैं यही कह रहा था कि ऐसा कोई बपोती लिखवा कर लाने का जो एक रूल है वो इंडिया अलायंस में नहीं है। जो नेता है, जो लोग चुन करके आए हैं, सांसद चुन करके आए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसी प्रतिपक्ष का नेता बनना है और किसी प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनना है। ये दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाने के लिए तैयार नहीं है, 2 सीट से बम्पर मेजोरिटी से जीता है उन्होंने, तो इंडिया गठबंधन आपके नेता को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कैसे मान ले? इसलिए अभिषेक बनर्जी यहाँ वहां घूम रहे। नहीं, अभिषेक बनर्जी के मिलने से किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी आजादी नहीं है कि वो दूसरे दल के नेताओं से मिल पाए? नहीं, केवल देखिए मेल जोल सी बात नहीं हो रही। मुझे आपकी बात सुनकर के एक बात जरूर याद आ गई। अमित शाह जी कह रहे थे कि कभी भी नीतीश कुमार को हम एनडीए में वापस नहीं आने देंगे और कभी भारतीय जनता पार्टी जाकर के देखिए, आप इतिहास मत दोहराइए। नीतीश कुमार के आज का आप बाइट सुनिए। नीतीश कुमार ने आज क्या कहा है वो सच है। नीतीश कुमार ने कल क्या कहा, बीजेपी ने कल क्या कहा, वो बात आप पुरानी बात हो गई। आज अगर कहें तो नीतीश कुमार की बात आपको हम फिर से दोहरा के सुना दें। नहीं, पुरानी नहीं, कई बात तो कही होती है ना, वो ऑन रिकॉर्ड तो है। क्या अमित शाह ने ये बात नहीं कही थी कि इस जन्म में नीतीश कुमार और जदयू कभी एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगी? तो क्या ममता बनर्जी ने नहीं कही थी ये बात कि कांग्रेस पार्टी को 30 सीट नहीं आएगी 2024 के इलेक्शन में? तो वही तो बात कही जा रही राहुल जी कि सबने सबके लिए कहा हुआ है, लेकिन जिसने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वो जीत कर आया, आप अपने आप को विजेता कैसे बता रहे हैं? बात ये सवाल उठा। दूसरे सवाल जो दरअसल हम मूल मुद्दे से भटक जाएंगे राहुल जी। राहुल करके तो निखिल जी ने साथ मिलकर के तो इन्हीं नीतीश जी ने बिहार के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी के साथ भी चुनाव लड़ा था। ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। देखिए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। विनोद जी, आपसे भी निवेदन है। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रश्न उठा
दरअसल कि जो अभिषेक बनर्जी जाके कहीं से मिल रहे हैं, कोई किसी से मिल रहा है, और आपके जो लीडर हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई हम विपक्ष में बैठेंगे। तो क्या आप विपक्ष में बैठेंगे कि सरकार बनाएंगे? कहीं कोई किसी को कोई जब संगठन है और सब मिल करके काम कर रहे हैं तो एक दिशा में काम होगा, एक लीडरशिप होगी, और सवाल वही उठाया जा रहा है कि आखिर किसकी चलेगी, कौन कहेगा, किसकी मानेंगे? मैं तो निखिल जी आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या अभिषेक बनर्जी ने जब वो किसी भी नेता से मिलने गए, क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया कि हम सरकार बनाने के लिए, जोड़ तोड़ की राजनीति करने के लिए मैं दूसरे नेताओं से जाकर के मिल रहा हूं? क्यों हम इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि अगर कोई इंसान पॉलिटिक्स में है तो वो दूसरे लोगों से जाकर के फ्रीली मिल भी नहीं सकता है? नहीं, उसके बाद अखिलेश यादव का जो बयान आया वो आपने देखा अभी, बल्कि हमने उसको चलाया भी है। बात जरूरी नहीं कि दोनों में से हर एक आकर के निकल कर बयान दे। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते रहेंगे, और उसी सिलसिले में अभिषेक से उनकी बयान हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। आपके नेता कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम विपक्ष में बैठेंगे। की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत साफ है। जिस प्रकार की राजनीति नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी करती है, मुझे तो पूरा शक ही नहीं, पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये सरकार 5 साल नहीं पूरे करेगी। ठीक है। इनके जो एट्रोसिटीज होती हैं वो टीडीपी और जेडीयू मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक बर्दाश्त। अच्छा, इन एट्रोसिटीज के बावजूद आप लोगों को 99 सीट मिलती है। आज बड़े दम के साथ में प्रधानमंत्री ने कहा, ये बात तो बिल्कुल फैक्चुअली वो करेक्ट है कि आप 3 चुनावों में मिलकर के भी उतनी सीटें नहीं पाए जितनी बीजेपी को मिली, और आप कह रहे हैं कि वो हार गए, हम जीत गए। ये किस तरह से हो सकता है, ये समझेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम आपको कुछ रिएक्शंस और दिखा दें अपने दर्शकों को। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 2,90,849 वोटों से जीत हासिल की है, और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नवनिर्वाचित सांसद ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। पूरी दिल्ली में लोकसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा मतों से जीत हासिल कर लोकसभा में पहुंचे हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी। सर, पहले तो डीडी न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाता। किस तरह से सर अपनी जीत को आपने सुनिश्चित किया कि किस तरह से रणनीति बनाए, किस तरह से आप लोगों के बीच में? देखिए, चुनाव बहुत लंबा था, 73 दिन का मुझे मौका मिला। मैं मानता हूँ कि 73 दिन लोग कह रहे थे कि ज़्यादा हो गया। इतना बड़ा मेरा निर्वाचन क्षेत्र था, मैंने प्रयास किया कि मैं हर जगह जाने का करूं, फिर भी मैं कहीं जगह नहीं जा पाया। जहां जहां मैं चला गया वहां लोगों ने मेरा स्वागत किया। मेरी बात सुनने के बाद उनको लगता था कि पहले वाले 2 सांसदों के कारण लोग पीड़ित थे, उन्होंने कहा ये तो कुछ करेगा, और वो कहते थे कि हम आपको वोट देंगे। पहले दिन से ही मैं निश्चित था कि मैं चुनाव बड़े मार्जिन से जीतूंगा। सर, आप नगर निगम में भी रहे, पार्षद भी रहे, मेयर भी रहे, और अब निगम पार्षद से सांसद का सफर किस तरह देखते हैं? देखिए, 15 साल में पार्षद रहा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, यूनिफाइड का मेयर रहा। मेरा जो अनुभव है और मेरा संगठन का अनुभव, उन दोनों अनुभव का उत्तर पश्चिम लोकसभा के सांसद के नाते अच्छे से निर्वाह करूंगा। कोई अधिकारी मुझे बहला फुसला नहीं सकता। मैं काम करना भी जानता हूं, काम करवाना भी जानता हूं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपको काम करने का मौका मिलेगा, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर और मेरे क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट के अंदर डीडीए का एक बहुत बड़ा रोल है। ग्राम सभा की ज़मीन डीडीए ने एक्वायर की है, उस पर इतना ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और उनकी स्कीम भी है। मैं मानता हूं कि 5 साल के अंदर प्रत्येक 365 गुणा 24 घंटे मैं उस क्षेत्र में जब अगली बार पार्टी मुझे अगर टिकट देगी तो आंखों से आंख मिलाकर बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं गरीबों को तंग नहीं होने दूंगा, कहीं ना कहीं पूरी तरह से संकल्पित दिखाई दे रहे हैं योगेंद्र चांदोलिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का उनको सौभाग्य मिलेगा। इसको लेकर ये अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर खुशी जताई है। देखिए, लोकतंत्र है ये, भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जनता के मैंडेट से और अलायंस के मैंडेट से प्रधानमंत्री बन रहे हो, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इसलिए जनता के आशीर्वाद से फिर से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनेंगे।
और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है, मतलब इसको उसने जो देश के लिए कितना डेडिकेट किया है, 140 करोड़ वासियों के लिए उसने क्या करने जा रहा है और क्या किया, तो मतलब सो इंस्पायरिंग। और उसको तीसरा बार जो पीएम बनने जा रहा है, इसके लिए वो जो संगठन अपने लोग और पार्टी के लोग और जो है एनडीए के अलायंस लोग हैं, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरठ से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्री जी ने बहुत क्लैरिटी से विजन रखा है सारा, और उन्होंने जो भी बताया इलेक्शन में भी जो हुआ या काउंटिंग के दिन जो होना था, बहुत ही क्लैरिटी से सारी चीजें सामने रखी हैं उन्होंने, जैसा हमेशा रखते भी हैं वो, बिकॉज उनकी सोच बहुत क्लियर होती है, क्या सोचते हैं बिल्कुल पक्का होता है। इस 5 साल में एज ही सेडेड कि काफी बड़े बड़े फैसले होंगे, काफी बड़ा विकास होगा, तो बहुत अच्छा लगा सारा, बहुत प्रैक्टिकल है वो। और एक बार वापस लौटते हैं अपने चर्चा पर, जिसमें हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी राहुल सिंह जी जो कांग्रेस की तरफ से बात कह रहे थे, उनका ये कहना है कि ये जो सरकार है वो 5 वर्ष नहीं चलेगी। रोचिका जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही है हमारे साथ। रोचिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये किसी तरह की कोई चुनौती है या फिर ये एक तरह से वो सपना है कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन का, कि अगर आपकी सरकार गिरे, किसी तरह से कोई डिफेक्शन हो कहीं पे भी, तो वो सरकार बनाने का अपना दावा पेश करे, कुछ कर पाए, क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? लेकिन ये 1962 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार जिसको सर्वसम्मति से जनादेश मिला है और वो वापस सत्ता में आई है। और ये जो सत्ता में, मैंने पहले भी कहा, ये हमारी विचारधारा के साथ वाली अलायंस है। जो विचारधारा इंडी गठबंधन की नहीं है, जो मैं अभी पहले इनकी राहुल जी की बात सुन रही थी और मैं ये कहना चाह रही थी कि इनका ना तो इनका कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना इनका नेतृत्व है, ना इनका कॉमन मैनिफेस्टो है। अगर ये लोग बिना नेता के, बिना नीति के, बिना कॉमन मैनिफेस्टो के, बिना नियत के अगर ये सरकार चलाने की अगर सोच रख सकते हैं, तो वो सरकार और वो प्रधानमंत्री जो 10 साल से सक्सेसफुली सरकार चला रहे हैं, और सिर्फ देश में नहीं विदेश तक में जिनकी सरकार चलाने की धूम है, तो क्या वो नहीं चला पाएंगे? ये परेशानी इनकी यही है। ये अपने आप में अपने आपस के जो गठबंधन के साथी हैं उनके ऊपर भी शक करते हैं और सत्ता पक्ष पे भी शक करते हैं। इन लोगों को तो ये बातें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए जब हम लोग सामने के सामने सारा सब कुछ नजर आ रहा है हमें कि इनके आपस में इनकी फूट कितनी पड़ गई है। हम लोगों का यहाँ पर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम लोग साथ मिलके करेंगे, साथ मिलके चला रहे हैं। और एक बात प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने जो भाषण थी उसमें उन्होंने बहुत जरूरी अच्छी बात बोली थी कि मैंने कभी जो अलायंस वाली सरकार है इस तरीके से एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाई है, बट मैं इसे भी अपॉर्चुनिटी की तरह से लेता हूं और ये चला के दिखाऊंगा। तो हमें विश्वास है अपने आप में, हमें विश्वास है अपने गठबंधन के साथियों में, और जिस तरीके से सभी गठबंधन के साथियों ने आज सर्वसम्मति से प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, साथ दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उन्होंने कहा है कि हम सब साथ हैं। इन्हें इस बात में शक करना नहीं चाहिए। और अगर ये नीतीश जी के ऊपर शक कर रहे हैं तो इन्होंने खुद ने नीतीश जी के साथ किया। इंडी गठबंधन के संयोजक के रूप में नीतीश जी को देना था इन्होंने। वो एक तरीके से संयोजक बन के सब जगह हर बंदे के पास घूम रहे थे, हर जगह थे। इन्होंने उन्हीं को किनारा कर दिया, उन्हीं की बेइज्जती करी। तो इनको तो इस तरह की बातें सोचनी नहीं चाहिए और कहनी भी नहीं चाहिए। हमारा ये गठबंधन इतना स्ट्रांग है क्योंकि सब ने शुरुआत से मोदी जी को प्रधानमंत्री मानकर और प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर हमने ये इलेक्शन लड़ा है। हम सब हमारे साथ हैं, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है। सबका, जनता का प्यार, हमें आशीर्वाद और सम्मति से, सब सम्मति से मिला है, तो उसमें कोई परेशानी हमें होनी नहीं वाली है। इस चर्चा में जोड़ेंगे विनोद जी को। विनोद जी, आपको ये लग रहा है कि ये जो पूरा जो एक राजनीति है कहीं ना कहीं
अभी भी उसके बावजूद एक अविश्वास पैदा करने की, ये बताने की कि अभी भी हम मजबूत हैं और जो बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है वो कमजोर है, ये एक पेश करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट आगे आने वाले 5 सालों तक ये एक जो पूरा माहौल है वो बनाकर रखा जा सके अविश्वास का, और उसके सहारे जो है राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है निखिल, वो समझने की ज़रूरत है कि कोalition का धर्म क्या है और कोalition क्या है। इस बात को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी जब आप सेंट्रल हॉल में बोल रहे थे तो समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने कहा कि सत्ता में, सरकार में आने के लिए बहुमत जरूरी है, लेकिन बहुमत के साथ साथ उन्होंने कहा कि सर्वमत भी जरूरी है देश का। तो ये देश का जो सर्वमत है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे राहुल जी हैं वो अलग अलग तरीके से जो नैरेटिव ले रहे हैं, इस सर्वमत को समझिए एक बार। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जो पीएम मोदी कह रहे थे कि इस देश में 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बीजेपी लेड की सरकार या एनडीए की सरकार है, ये समझने की ज़रूरत है। देश के इतने व्यापक क्षेत्र में आप ये भी उनके साथ साथ में आप देखिए कि 6 ऐसे स्टेट हैं या 6 ऐसे यूटी के और स्टेट की बात कीजिए जो आदिवासी बहुतायत की है, बहुसंख्यक है वहाँ, या उनकी मेजॉरिटी है, वहाँ भी एक तरह से आप देखिए कि बीजेपी की स्टेट है, सरकार है वहाँ। तो ये सर्वमत होता है कि देश के सर्वमत का किसके प्रति एक जनादेश होता है, और वो सर्वमत की बात जब करते हैं तो आप इस देखिए कि एनडीए के सरकार में 2014 से लेकर 2019 और 2024 में पीएम ने हमेशा जो अपना सरकार की नीति रखा है और दर्शन रखा है वो सबका विकास, सबका विश्वास ही रखा है। और सबका विश्वास का जो ये नारा था, पीएम ने उसको ग्राउंड पे करके दिखाया। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कहीं भी जो सरकारी स्कीम हो, सरकार के जो भी योजनाएं हो, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता एक भी रिसर्च करके बताएंगे कि इसमें इसके साथ भेदभाव हुआ है, इसके साथ में किसी कम्युनिटी के साथ अन्याय हुआ है, किसी जातियां उपजातियों को के साथ अनदेखी हुई है? अगर ऐसा नहीं है, अगर इनके पास में इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं है, तो किस हैसियत से और किस तरह से वो भ्रम फैला रहे थे समाज के बीच में कि यहाँ पे सत्ता, अगर ये 400 पार आएंगे या ये मोदी सरकार आएगी तो ये तानाशाह हो जाएगा, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन जाएगा, भला भला अपने सारी नैरेटिव्स दी। लेकिन एक बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर मोदी के उस दर्शन को ग्रामीण स्तर से लेके और सारे जगह पे जो प्रोग्राम्स थे प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप का, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते तो शायद आप ये भ्रम नहीं फैलाते। तो ये भ्रम की जो सियासत है, वही भ्रम की सियासत कमोबेश इंडिया गठबंधन की आज भी है। आज भी जो ये भ्रम की सियासत है, वो सियासत इसलिए है कि आप सीधे सीधे, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सीधे मोदी से लड़ते हुए दिखते हैं। उनको लगता है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो सीधे सीधे पीएम को अटैक करके सामने में लाके तभी उनका अस्तित्व बचा हुआ है। जैसे टीएमसी को आप देख लीजिए, कांग्रेस में राहुल गांधी का देख लीजिए, ऐसे कई पार्टियां हैं। तो वो जो उनका एक फ्रस्ट्रेशन है, वो आज भी इस कोशिश में है कि हम इस जनादेश को दूसरी तरफ से पलट सकते हैं, और उस पलटने के लिए वो टेलीविजन में वो एक तरह से फुटेज लेते हैं, एक तरह से बाइट देखते हैं। लेकिन ये बात जब हम जानते हैं कि जब ये मोदी है तो शायद ये कोशिशें मुमकिन नहीं है। ठीक है, राहुल सिंह जी से आगे का जो रणनीति है कांग्रेस की वो भी जानने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे बीजेपी से भी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे जो भी मेहमान हैं हमारे साथ बने रहें, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, किस तरह से एनडीए संसदीय दल का
के नेता चुने जाने के बाद ये जो परिस्थितियां आई हैं सामने, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, इन सारे विषयों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आखिर दोनों जो घटक है, जो दोनों संगठन हैं, अगर कहा जाए, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन हो, उन दोनों के बीच में किस तरह से उन दोनों के जो दल हैं, जो गठबंधन है अपने अपने, उनमें किस तरह के आपस में एक मत है, किस तरह से वो या फिर एक दूसरे के खिलाफ भी कहीं हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, इन सब सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम ने नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित किया और पीएम ने भाजपा और एनडीए के बीच विश्वास को और के जो मजबूत सेतु है उसका जिक्र किया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि भारत को आगे ले जाने के प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमने बहुमत हासिल किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे, और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देश को आगे ले जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद। और एक बार फिर देश में मोदी सरकार, इस विषय पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल सिंह जी, आपके पास आते हैं। और सबसे पहले ये जिस तरह से आपने सुनी, साउंड बाइट सुनी आपने, अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको भी आपने सुना, किस तरह से आप देखते हैं अब अगर जो पूरी अभी तक का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके बाद क्या आपको लगता है, आप लोग विपक्ष में बैठने के लिए एकमत हैं या फिर प्रयास जारी रहेगा? नहीं निखिल जी, पिछले 10 साल में भी कांग्रेस पार्टी ने जो विपक्ष के रूप में देश की जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है उसका पूरे जिम्मेदारी से निर्वहन किया और आगे भी करते रहेंगे। आवाज जब भी उठाने की हमें जरूरत पड़ी है मोदी सरकार के खिलाफ, चाहे जितना मर्जी उन्होंने अपने पुलिस को आगे किया, चाहे जितना मर्जी उन्होंने अपनी एजेंसीज को आगे किया, हम कभी पीछे नहीं हटे। और इसी का हमें परिणाम मिला कि मणिपुर में जो 2 सीटें थी उसमें मणिपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। जिस मणिपुर का प्रधानमंत्री जी जब पूरा राज्य जल रहा था, एक बार नाम भी लेना जरूरी नहीं समझा, तब राहुल गांधी जी वहां गए, वहां की जनता का दर्द समझा, वहां की जनता के साथ खड़े हुए। इसीलिए हमें 2 लोकसभा सीटों के रूप में वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भाई जो दिल्ली के बाहर बैठ करके आंदोलन कर रहे थे, 1 साल से ज्यादा समय तक उन्हें सर्दी, गर्मी, बारिश में बैठा रहना पड़ा, वहां राहुल गांधी जी खड़े हुए उनके साथ में। और उसी का परिणाम हमें मिला है कि इन सभी क्षेत्रों से वहां की जो जनता है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे जो इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टीज हैं उन्हें आशीर्वाद दिया है लोकसभा सीटों के रूप में।
और देश में और भी कोई अगर मुद्दा आता है, चाहे खिलाड़ियों का हो, चाहे माइनॉरिटीज का हो, चाहे आदिवासियों का हो। लेकिन आपने इस बात का जवाब तो नहीं दिया। आप अब दरअसल मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बात इस तरह से कर रहे हैं जैसे आपको सत्ता में वापस पहुंचा दिया हो। उसके बावजूद आप लोग दूर रह गए। 99 सीटें आपकी पार्टी को मिले हैं और उसके बाद 37 सीटें, 29 सीटें जो भी है, ठीक है, अपने क्षेत्रीय दल जो भी जहां लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझना चाहूंगा कि जब अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप लोग विपक्ष में बैठेंगे या आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? निखिल जी, दो दल या मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल थे। एक दल था जो 50 सीटों पर था और दूसरा दल था जो 400 सीटों की बात कर रहा था कि हम 400 सीटें लेकर के आएंगे। 400 सीटों वाला दल 240 पर आकर के सिमट गया और जिस दल को 50 सीटों पर अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और मीडिया के दम पर वहां आपने रखा था, वो 303 सीटों वाला दल, दरअसल बीजेपी 303 सीटों वाला दल 240 पर आ गया। आप लोग 50 सीटों पर थे, लगभग 400 पार का जो नारा लगाया था, 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, उसका जवाब देश की जनता ने दिया है। और मुझे इस बात में कोई दुख नहीं है। विपक्ष का उतना ही महत्व है एक राजनीतिक प्रक्रिया में और एक लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का है। अगर हमें विपक्ष में बैठने का आज आदेश देश की जनता ने दिया है तो इसमें क्या बुराई है? हम पूरी जिम्मेदारी इस ड्यूटी वहन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बीजेपी के पास जाते हैं। रुचिका जी, आपको लगता है कि ये पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उसके बावजूद आज हालांकि इस जो एनडीए संसदीय दल की बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री ने भी और दूसरे नेताओं ने भी इस बात को बार बार क्लियर किया है कि जो ये पूरा एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई उसको आगे नहीं चलने देंगे और पूरी मजबूती के साथ सरकार चलाया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये नैरेटिव जो बार बार गढ़ा जा रहा है ये एक चुनौती होगा आने वाले दिनों में एनडीए सरकार के लिए? देखिए, कोई चुनौती वाला नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब हमारा जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, ये आज का नहीं है, तीसरा पुराना है। तो सब लोगों को एक दूसरे के साथ काम करने की, एक दूसरे के साथ विचारधाराओं के साथ समन्वय है, तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। मैं राहुल जी की एक बात का जरूर बोलना चाहूंगी। उनकी बात पे समझ में नहीं आता कांग्रेस का इतना सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है। ये जगह जगह की बात करते हैं, लेकिन संदेश खाली की बात आती है तब ये लोग शांत हो जाते हैं। वहां पर महिलाओं के साथ जितना उत्पीड़न हुआ, जितना उनके साथ दुष्कर्म किया गया, एक दिन दो नहीं, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक उन पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। जो ममता दीदी इनके साथ आज मीटिंग में भी नहीं बैठती है, जिन्होंने इनको शायद सपोर्ट कहने को वो सिर्फ इंडी गठबंधन में है, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं करती है, कांग्रेस को अलाउ नहीं करती है वो बंगाल में लड़ने के लिए, उनके खिलाफ ही एक शब्द नहीं बोल पाए। वो ममता दीदी जिनका नाम ही ममता है, लेकिन उनमें ममता नाम की दृष्टि भर नहीं है। महिलाओं के अगेंस्ट जो काम हो रहा था, शाहजा शेख जो कर रहा था, उसके खिलाफ वहां का प्रशासन और वहां की सत्ता दोनों उसको सपोर्ट कर रहे थे। ना ममता दीदी ने कुछ कहा, ना कांग्रेस ने कुछ कहा, ना इंडी गठबंधन ने कुछ कहा। वहीं पर इनके साथी आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में सीएम के लोग, सीएम का पीए उन्हीं की राज्यसभा सांसद के साथ मिसबिहेव करता है, मारता पीटता है, उनको मोलेस्ट करता है, तो ये कांग्रेस के लोग कुछ नहीं बोलते। कमाल की बात है, इनका सेलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है। और रही बात सीटों की, तो देखिए जब कई बार रीलॉन्च हो के एक बच्चा बार बार फेल होता रहता है और सडनली वो ग्रेस मार्क्स से पास हो जाता है, तो परिवार वालों का उस बच्चे का उछलना नेचुरल है। तो बच्चा वो उछल रहा है और यही बात हमारे विपक्ष के नेताओं के साथ हो रही है कि ये सब लोग, इतने सारे दल मिलकर भी उतनी सीटें लेके नहीं आ पाए जो अकेली हमारी भाजपा की है। तो तब भी इन लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे भाजपा तो हार गई है लेकिन ये लोग जीत गए हैं। ये खुशी जो है, ये खुशी इनकी बहुत मोमेंटरी है। देखिए, एक कहा जाता है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आज ये कह रहे हैं कि हम तो जब एकजुट है, हम सब एक बराबर है, हम सब साथ में हैं, लेकिन असलियत इनकी कल से ही नजर आने लग गई है। जो इनकी टूट है वो नजर आने लग गई है और आप धीरे धीरे देखिए होता है क्या। थोड़े दिन की बात है, एक एक करके ये दल अलग होते चले जाएंगे। इनमें परेशानियां सामने नजर आ रही हैं, पहले दिन से नजर आ रही हैं, तो आगे भी नजर आती रहेंगी।
जो इंडी गठबंधन है ना वो यूपीए का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। चलिए आगे देखने की बात है, ठीक है, आगे देखने की बात है ये क्या कुछ होता है। यूपीए ने अपना नाम बदल के इंडी गठबंधन कर लिया, और इंडी गठबंधन जो डॉट डॉट है वो मैंने जो पहले कहा, पहले भी नजर आ रही थी, और आगे ये दल टूटते चले जाएंगे। आप भी यही है, हम भी यही है, ठीक है, ये भविष्य गर्भ में छुपा है तो उसको भविष्य पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर भविष्य का ही सवाल बोलना चाहूंगी निखिल जी, मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, क्या इस इलेक्शन के बाद से इनका ईवीएम पे रोना खत्म होगा या नहीं होगा? वो सवाल मैंने उठाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब राहुल सिंह जी देना चाहेंगे। अगर बहुत शॉर्ट में एक सेंटेंस में कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज मैं फिर विनोद जी के पास जा रहा था। राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? निखिल जी, मेरा तो इसके ऊपर सवाल यही था कि क्या जो अभी कोर्ट में चुनौती कांग्रेस पार्टी देगी जयपुर ग्रामीण और महाराष्ट्र की उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पहले कैंडिडेट्स को विनर डिक्लेयर किया गया, कभी उन्हें फिर बाद में लूजर डिक्लेयर कर दिया गया, ये सब क्या बतलाती हैं ये चीजें? अच्छा, और किसी एक जो प्रोसेस होती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसमें सवाल करना बेहद जरूरी है। तो अगर हमें ईवीएम पे कभी गड़बड़ लगती है तो हम इसके ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, लेकिन बस सवाल ये असल में दरअसल उठता है राहुल जी कि जब आप जीतते हैं तब सवाल नहीं करते, जब आप हारते हैं तो सवाल करते हैं, इसलिए फिर आपके ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन कोई बात नहीं विनोद जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि अब जब गठबंधन की राजनीति सामने आ रही है, आपको लगता है कि आने वाले समय में किसी भी तरह से जो पूरा एक राजनीतिक परिदृश्य है या राजनीति की जो स्टाइल है उसमें कोई परिवर्तन देख रहे हैं आप? थोड़ा शॉर्ट में जवाब दीजिए। निखिल, मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं का सुन रहा था, दोनों अपनी बात बहुत मजबूती से रख रहे थे, बहुत अच्छी बात है, दोनों प्रवक्ताओं का मैंने सुना। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का चुनाव का थोड़ा सा स्टाइल मैं राहुल जी को बताना चाहता हूँ। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं, 5-6 बार के वो सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के संसद के वो नेता भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े लीडर राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो अधीर रंजन चौधरी के प्रचार में नहीं जाते। आज अधीर रंजन चौधरी पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था कि आप हमारे चुनाव के प्रचार में भी एक दिन नहीं गवाया, क्यों? आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी थी जो पश्चिम बंगाल में उसने कांग्रेस को एक बेसहारा छोड़ दिया था ममता बनर्जी के भरोसे, जो पहले कह चुकी थी कि कांग्रेस कहीं नहीं है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये नैरेटिव जो राहुल जी दे रहे हैं, जो ये बात कांग्रेस की बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं, क्या इस देश को सिर्फ नैरेटिव समझेगा? इस देश में 2024 के चुनाव ने राहुल जी, जरा अगर आप इस पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो 7 लगभग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला है। ठीक है, एक बड़े राज्य उड़ीसा ने बीजेपी को बहुमत की एक सरकार बनाई है। बीजेपी ने पहली बार, आप ये देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में किस तरह से अपने सीटें मजबूती से वहां हासिल की है, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। बीजेपी ने केरल में 1 सीटें जीती है। तो इतना बड़ा देश का जब प्रचंड समर्थन बीजेपी को मिला है, आप सिर्फ उसको खारिज करना चाहते हैं सिर्फ इस बात से कि 2 सीट हम मणिपुर में जीत लिए, 4 आपने 1 यूपी में जीत ली। अरे बीजेपी का अगर आप देश की बात करते हैं तो देश में बीजेपी का बिल्कुल जीत और हार का जो अंतर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है विनोद मिश्रा जी। ये देखा जा सकता है कि एनडीए का जो गठबंधन है उसने साफ तौर पर 292 सीटों पर जीत हासिल की है और जो इंडिया गठबंधन है उसको 234 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जो कि बीजेपी की अपनी संख्या से भी कम है। इसलिए जीत हार बिल्कुल स्पष्ट है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, राहुल जी आपका, रोचिका जी आपका, विनोद जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 8वीं लोकसभा के लिए दिल्ली, माफ कीजिएगा 18वीं लोकसभा के लिए दिल्ली के एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में अहम बातों के बारे में बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने।